पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज ट्विटर की एक पोस्ट मेरे सामने से गुजरी जहां पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर की दो तस्वीरें थी एक ही पोस्ट की। यानी वो जो इंस्टाग्राम पे होता है ना, हम एक साथ 5-6 तस्वीरें अपलोड कर देते हैं, वो वाली पोस्ट है और बिल्कुल लेटेस्ट है, 1-2 दिन पुरानी पोस्ट है। मैं देख के हैरान रह गया कि एक तस्वीर में वो नमाज पढ़ रही हैं, अपनी फोटो उन्होंने शेयर की है, लेकिन उसी पोस्ट में एक दूसरी फोटो भी है जिसमें उनकी पूरी थाइज नजर आ रही हैं। अब मुझे पता है इस वीडियो के नीचे ऐसे बहुत कमेंट आएंगे कि तुम कौन होते हो जज करने वाले, लेकिन अभी ये मैं देख ही रहा था कि एक नॉन मुस्लिम का मुझे मैसेज आता है जो कि मेरा सब्सक्राइबर है, और वो मेरे से पूछता है कि ये है आपका इस्लाम। मतलब वो जानना चाह रहा था कि क्या ये अलाउ है, क्या ऐसे ही होता है। और मुझे एक वेकअप कॉल मिली कि हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को क्या हो गया है जो कि वल्गर चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और जो जितना कर सकता है वो उतना कर रहा है। यह सिलसिला हानिया आमिर जैसी टॉप की एक्ट्रेस जिनके पास सारी एक्सेस है, मीडिया इंडस्ट्री, लोग उनके फैंस हैं, ये हानिया आमिर कैटेगरी के लोग ये काम शुरू करते हैं। और यही सिलसिला नीचे इन्फ्लुएंसर फॉलो करते हैं, लड़कियों की बात कर रहा हूं, और फिर वही चीज, वही गंद, वही गलाजत आपकी सोसाइटी में फैलती है और फिर हमारी जनरेशन खराब होती है। मैं बार बार ये दोहराना चाहता हूं कि मैं किसी को कोई जज करने वाला नहीं होता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जैसी मर्जी ड्रेसिंग करनी है वो आपका अपना मसला है। मेरी तरफ से आप ये सी थ्रू वाले कपड़े पहने ना पहने कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क मुझे तब पड़ता है कि जब आप ऐसी वल्गर तस्वीरें अपलोड करते हो और उसी पोस्ट में एक तस्वीर आपकी होती है नमाज पढ़ते हुए। तो आप क्या मैसेज दे रहे हो दुनिया वालों को? आप क्या मैसेज दे रहे हो नॉन मुस्लिम्स को कि ये है दीन, आप इस तरह कर सकते हैं, ये नॉर्मल है? और इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी हानिया आमिर या इन जैसे इंसानों के दिमागों में कि वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। मतलब हानिया आमिर अगर टैटू बनवा ले और हर दूसरे तीसरे दिन अपने टैटू दिखाए तो बेबी यू आर सो क्यूट। बंदा टैटू बनवा ले तो बातें सुनने को मिलती हैं कि टैटू हराम है। जुतियां तो अवाम नू पैनी चाहिए कि हम लोग ही यहां पे अपने दोगलेपन हम खत्म नहीं करते। हानिया आमिर या ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, उनको रिवाइज करने की जरूरत है अपना स्कूल ऑफ थॉट कि हमने क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। अगेन मेरी तरफ से हानिया आमिर आप ऐसी 10,000 फोटो लगा लें, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, हमारा क्या भाई, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब ऐसी फोटोज के साथ अपनी नमाज की फोटो भी लगाएंगी ना तो फिर गलत पैगाम जाता है। बच्चे आपको फॉलो करते हैं, हमारी बच्चियां आपको फॉलो करती हैं। पाकिस्तान की जनरेशन, ये जो जेनजी है, मौजूदा जनरेशन, ये करोड़ों की तादाद में हानिया आमिर को अपना गुरु मानती हैं, उनको आइडलाइज करती हैं। और अगर हानिया आमिर ऐसी हरकतें नॉर्मलाइज कर रही है तो इसका मतलब है कि बच्चियों को पैगाम जाता है हमारे घरों में कि ये करना ठीक है। अब हानिया आमिर की मैंने बात की कि टॉप एक्सेस की बंदी है, उससे नीचे वालियों पे आप आ जाएं। क्या टिकटॉक पे डांस करना आम नहीं हो गया? आज से 15, 20, 25 साल पहले जब टिकटॉक नहीं था तो ऐसे डांस को पता क्या कहा जाता था? मुजरा, कि मुजरा है ये। अब मुजरे को रिप्लेस कर दिया है टिकटॉक ने। अगेन तुसी जो मर्जी करो यार, ताड़ा मसला है, जो मर्जी करो आप। प्रॉब्लम मुझे तब आती है कि जब डांस करने वालों को हमारे टीवी चैनल्स बुला लेते हैं और उनको इन्फ्लुएंसर बताया जाता है, और उनके मिलियन वाले अकाउंट जब आप देखते हैं वहां डांस के सिवा कुछ नहीं होता।
यानी आपका मीडिया, आपके इदारे उस गंदी गलाजत वाली चीजों को नॉर्मलाइज करने में पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है, अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली कोई वीडियो लीक हो गई है, जो कि पाकिस्तान में आप अक्सर अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि किसी की वीडियो लीक हो गई, जिसकी वीडियो लीक हुई है वो उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान में स्टार बन जाता है और फिर उसको आपके पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे अप्रोच भी करते हैं, ऑन बोर्ड भी लेते हैं। और उनकी मशहूरी की वजह क्या थी? वो जी 2 साल पहले एक वीडियो लीक हुई थी, ये मशहूरी की वजह थी। मेरा सवाल है कि हमारे इदारे कहां पे हैं? अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा इंसान जिससे हजारों, लाखों या करोड़ों लोग मुतासिर होते हैं, जिसके कहने में एक दम है, जिसकी बात में एक वजन है, वो है इन्फ्लुएंसर। तो ये हानिया आमिर जैसे लोग या ये जो टिकटॉकर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, इनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जब आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस बन जाती है ना, यू नीड टू बी लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल। ज्यादा नहीं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं कोई तंग नजर का आदमी नहीं हूं। जो लोग ऑब्वियसली मुझे नहीं जानते, जैसे आप में से हजारों लाखों लोग ये वीडियो देखने वाले मुझे नहीं जानते, तो आप शायद मेरे बारे में यही राय रखेंगे कि फुरकान भट्टी बड़ा तंग नजर का बंदा है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बिल्कुल भी तंग नजर का बंदा नहीं हूं। भाई मैं दुनिया घूमा हूं, कोई डेस्परेशन मेरे दिमाग में नहीं है। सीधे लफ्जों में बात कर रहा हूं, कोई तरसा हुआ बंदा नहीं हूं मैं। दुनिया घूमा हूं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, टर्की, दुबई, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। दुनिया घूमा हूं मैं। हमारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज है ना, उनके घरों में ये कल्चर नहीं है जो आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपकी हानिया आमिर जैसी एक्ट्रेसेस आपको करके दिखाती हैं कि नहीं ये नॉर्मल है। जब आप पाकिस्तान से एक दफा बाहर चले जाएं, ये नॉर्मल नहीं है। और जिनके घरों में ये नॉर्मल है पाकिस्तान के बाहर, वो मां बाप औलाद के हाथ तंग हैं कि वो मुतासिर होती हैं उनकी औलादें हानिया आमिर जैसे लोगों से। तो जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं ना, जो मर्जी करो यार, ਤੁਹਾਡਾ अपना मसला है, लेकिन आप अपनी थाइज दिखा रहे हो और अगली फोटो आपकी नमाज पढ़ते हुए है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो अलहदा बात है, अभी वीडियो रोक के नीचे कमेंट बॉक्स में देख लेना, इस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा होगा। नीचे कमेंट आ रहे होंगे कि ये उसका अपना जाती मसला है, नीचे कमेंट आ रहे होंगे कि आपका कोई राइट नहीं बनता, या नीचे ऐसे भी कमेंट आ रहे होंगे कि स्टिक टू क्रिकेट, ऐसे बड़े कमेंट आ रहे होंगे। भाई वाकई ही ये उसका पर्सनल मसला है, लेकिन अगर आपने एक वल्गर फोटो के साथ अपनी नमाज पढ़ते हुए भी फोटो लगा दी है, तो लोग फिर हमसे भी सवाल करते हैं कि यार ये है आपका इस्लाम, जरा हमें बताएं कि ये हो जाता है इस्लाम में। तो आपके डाले हुए गंद हमें साफ करने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं क्रिकेट पे, जहां पे मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लुएंसर की, जहां पे मैं बात कर रहा हूं ऐसे इंसान जिनसे लाखों करोड़ों लोग मुतासिर होते हैं, उस कैटेगरी में हमारे क्रिकेटर्स भी आते हैं। अभी कल की खबर है कि मोहम्मद नवाज का आईसीसी ने डोप टेस्ट लिया और एक ड्रग जिसका नाम है कार्बोक्सी THC, वो ड्रग ले रहे थे। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि कार्बोक्सी THC क्या है। चर्स पी रहे थे। मोहम्मद नवाज T20 वर्ल्ड कप के दौरान चर्स पी रहे थे। आईसीसी ने टेस्ट लिया, टेस्ट ने बता दिया, ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आ गई कि जी वो नीदरलैंड पाकिस्तान की गेम के बाद नवाज साहब का टेस्ट हुआ है और टेस्ट ने क्लियरली बता दिया कि मुंडा चर्स पींदा है। और मोहम्मद नवाज ने अपनी गलती एडमिट कर ली। खैर 3 महीने का बैन था। समझ नहीं मुझे आती
कि हमारे क्रिकेटर्स को कब अकल आनी है। अच्छा, मोहम्मद नवाज ने कौन सा ड्रग लिया, कार्बोक्सी, ये क्या करता है, इसको समझने के लिए हमारे काफी काबिल सब्सक्राइबर डॉक्टर हैं, डॉक्टर ताहिर फ्रॉम चारसदा केपी। उनसे मैंने पूछा कि मुझे एक वॉइस नोट में बताएं ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी इस चर्स वाले ड्रग के बारे में मालूमात शेयर कर सकूं। तो ये वॉइस नोट आप सुने डॉक्टर ताहिर का। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भट्टी साहब, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन रिगार्डिंग कार्बोक्सी टीएचसी। फुरकान भाई, इस तरह है ना कि कार्बोक्सी टीएचसी जो है, इसका फुल नेम है कार्बोक्सी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। ये केमिकल है जो कि मौजूद होता है कैनाबिनस से। यानी इसका इस तरह मैकेनिज्म है कि जो बंदा जब कैनाबिनस, या हम इसको उर्दू में चर्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक नशा है। तो हमारी बॉडी से हमारी बॉडी के अंदर फिर लिवर में जो कैनाबिनस होता है, उससे ये एक मेटाबोलाइट, एक कंपाउंड बनता है जो कि इनएक्टिव रहता है और हमारी बॉडी में 2 to 3 मंथ्स ये रहता है, फैट सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फिर फैट सेल से ये स्लोली ब्लड में, यूरिन में और हेयर में ये एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ से। तो वहाँ से फिर इसकी डिटेक्शन होती है, और जो डोपिंग टेस्ट होती है फिर इसके लिए, तो वहाँ पे अगर ब्लड सैंपल लिया जाए तो उसमें ये कंपाउंड अगर मौजूद है तो उसका ये मतलब है कि इस बंदे ने कैनाबिनस या चर्स जो है इसका इस्तेमाल किया है। आई थिंक सो कैनाबिनस के यूज़ के बहुत से रीजंस हो सकती है। अमूमन ये रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। कुछ लोग इसको इसकी एडिक्शन उनको होती है, या सम टाइम कुछ लोग इसको पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। बट ओवरऑल एथलेटिक परफॉर्मेंस में इसकी कोई रोल नहीं है। आई थिंक सो जो भी बंदा है तो वो इसको रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, नथिंग मोर लाइक दैट। यानी ये जो ड्रग है, ये कोई इसलिए नहीं लिया जाता कि आपकी कोई परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी, कोई ज्यादा एनर्जी आ जाएगी बॉडी में। दुनिया में ऐसे ड्रग्स हैं जो एथलीट्स लेते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। ये ड्रग वो काम नहीं करता। आसान लफ्जों में, जो सूटा लगाने की आदत है ना, जो बैठे बैठे चर्स पीने की तलब है, ये वो है। मैं सिगरेट नहीं पीता और ऑब्वियसली मैं चर्स भी बिल्कुल नहीं पीता और ना कभी मैंने ट्राई किया। लेकिन मेरे कुछ दोस्त लाजमी ऐसे हैं और रहे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली चर्स भी पीते हैं। आपके सर्कल में होते हैं ऐसे लोग। मैंने एक चीज उनके अंदर बड़ी कॉमन देखी है कि तलब होती है, रहा नहीं जाता, तलब होती है। डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे होते हैं लोगों ने सिग्नल देने के कि चल यार जरा उससे मुलाकात करके आते हैं। और मुलाकात किससे करनी है? चर्च से, एक कोने में बैठ के। मतलब बॉयज का तो ड्रीम होता है जो ये चर्च पीते हैं कि ये नारायण का गान चले जाएं और बिल्कुल कोई दरिया के किनारे बैठ के वहां सूटे लगाएं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं करना चाहिए। लेकिन नवाज साहब, आप जितनी मर्जी चर्च पिए। अब मैं चर्च इसलिए बोल रहा हूं ताकि थोड़ा बुरा लगे नवाज को। हालांकि मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगने की सोच में मैं कार्बोक्सी टीएचसी बोल सकता हूं, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। तो मैं थोड़ी सी शर्म दिलवाना चाह रहा हूं नवाज को। नवाज साहब थोड़ा कंट्रोल करें चर्च पीने में। वैसे भी मेरा ख्याल है T20 वर्ल्ड कप से पहले आपने जो हमें सुनहरे ख्वाब दिखा दिए थे, हम तो परेशान ही हो गए थे कि यार असी फड़े नहीं जाना T20 वर्ल्ड कप। जितनी जबरदस्त आप क्रिकेट खेल रहे थे विद द बैट, विद द बॉल स्पेशली। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और अब पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। तो जितनी मर्जी भाई अब आप स्मोकिंग करें, लेकिन बात वही है ना कि जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नेशनल टूर में हैं, आपके सर पे पाकिस्तान की कैप है, आपके सीने पे पाकिस्तान का सितारा है, आपके चेस्ट पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो ये एक जिम्मेदारी का नाम है। और ये कोई नई बात नहीं है कि प्लेयर्स चर्च पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट तो खैर टूर्नामेंट के क्या, यहाँ वर्ल्ड कप के फाइनल्स के दौरान भी प्लेयर्स ने पी हुई हैं। बेन स्टोक्स ने 2019 के फाइनल में सूटा लगा लिया था ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो सिगरेट तक तो चीजें टेस्ट में नहीं आती, वो काफी हद तक अलाउ होता है। मतलब अलाउ इस सेंस में कि आपको आईसीसी कहती है कि यार बंदे के पुत्र बनो, सिगरेट ना पियो,
लेकिन उसकी कोई टेस्टिंग टूस्टिंग नहीं होती। टेस्टिंग होती है इन प्रॉपर ड्रग्स की, जिसको बना के आप पीते हैं ना, उन चीज़ों की टेस्टिंग होती है। तो एक इंटरेस्टिंग वाकया यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 2016 की बात है। आपका जो पहला सीजन था पाकिस्तान सुपर लीग का, एक फॉरेन प्लेयर काफी शौकीन था उस जमाने में। अब का मुझे पता नहीं है, मैंने 2-3 साल से कभी देखा नहीं है उसको, लेकिन एक्टिव है अभी भी, काफी बड़ा नाम है। उसको बड़ा शौक था चर्च पीने का, और उसने अपनी टीम के 2-3 यंगस्टर को मेरे सामने वो चीज ट्राई भी करवाई हुई है। शायद कभी एक आधी वीडियो में मैंने ये वाकया पहले शेयर किया है, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि ये आप फैंस को शायद लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कर रहा है यार, ये कैसे हो सकता है, बट ये नॉर्मल है। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटर्स का चर्च पीना, सिगरेट पीना, ये नॉर्मल है। सिगरेट की हद तक ठीक है, लेकिन मैचेस के दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान आपको अवॉइड करनी चाहिए ये चीजें। मतलब आपके पाकिस्तान टीम के एक काफी नौजवान कह सकता हूं, चलो मैं इसी जनरेशन के प्लेयर हैं, अब पाकिस्तान से नहीं खेलते, अब आपकी टीम में नहीं है, उनको बड़ी सख्त बीमारी थी, तलब होती थी उनको मैच के दौरान, तो वो भी ये काम करते थे। लेकिन होम सीरीज में ज्यादातर आप बच जाते हो डोप टेस्टिंग वगैरह से। तो काफी अंदर की बातें हैं जो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन नवाज ब्रो, वर्ल्ड कप के दौरान जहां आपको लेसन्स मिलते हैं, अब मुझे पता है ना कि आईसीसी किस तरह ऑपरेट करता है। आपको ऐसे टूर से पहले बकायदा बताया जाता है प्लेयर्स को, एंड जब एंटी करप्शन यूनिट्स की भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, इनको हर चीज के बारे में ब्रीफ किया जाता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद आप T20 वर्ल्ड कप के दौरान अगर पी रहे हो और बाद में आप एडमिट कर रहे हो, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल बड़ी गलत कायम होती है। और अगेन नाम किसका आ रहा है? पाकिस्तान का। कल जब आईसीसी की प्रेस रिलीज आई तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि नवाज साहब चर्च पीते हुए पकड़े गए हैं, पाकिस्तान से मोहम्मद नवाज, तो मेरे मुल्क का नाम आ रहा है। मसला ये है, अगेन वो हानिया आमिर वाली मिसाल यहां पे भी। और भाई जो करना है करो, ताड़ी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ताड़े नाम दे नाल पाकिस्तान का नाम है यार, ते इंटरनेशनल लेवल च ना थोड़ा जा ख्याल करया करो। और अगर किसी ने ख्याल नहीं करना तो वो हमारे हारिस रऊफ भाई हैं, वहां अमेरिका में लीग चल रही है ना, क्वालिफायर में राउफ साहब को 4 ओवर में 53 रन पड़ गए, और उसके बाद एलिमिनेटर खेलते हैं, उसमें 4 ओवर में 52 रन पड़ जाते हैं। वो एक काफी बड़े फैन हैं हारिस रऊफ के, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, मेरे से बड़े हैं, दोस्त हैं हमारे। उनको मैंने ये 2 मैचों की परफॉर्मेंस भेजी, मैं कहा यार ये क्वालिफायर और एलिमिनेटर में फिर रऊफ को इतनी मार पड़ गई है। तो वो आगे से कहते हैं ग्राउंड देखे या तूने कितने छोटे हैं। मैं कहा ठीक है यार, किसी को 3 ओवर में 12 पड़ा हुआ है, किसी को 3 ओवर में 22 पड़ा हुआ है, किसी को 2 ओवर में 15 पड़ा हुआ है, किसी को 4 ओवर में 30 पड़ा हुआ है, और हमारा राउफ 4 ओवर में 53, 4 ओवर में 52। तो आई थिंक ये बड़ा नॉर्मल हो गया है कि राउफ को ग्रुप स्टेज में वो निकाल लेता है, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में, बड़े मैचों में, आखिर में, चाहे वो शहीन हो जाए, चाहे वो राउफ हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। मैं आज भी डंके की चोट पे ये बात कहता हूं, जो आखिरी ट्रस्टेबल बॉलर पाकिस्तान को मिला ना, जिस पे आंखें बंद करके मैं ट्रस्ट करता था कि यार इसका 1 ओवर रहता है ये मैच निकाल लेगा, वो सईद अजमल था। ये मैं फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को मिला के एक बॉलर आपको बता रहा हूं। सईद अजमल वो आखिरी बॉलर था जिस पे हमें ट्रस्ट था। मैं लेटेस्ट, आखिरी, रिसेंट की बात कर रहा हूं, मैं ये मोस्ट रिसेंट बात कर रहा हूं। आखिरी बंदा सईद अजमल था जिसपे हमें ट्रस्ट था कि यार है काट लेगा ओवर, और वो निकाल भी लेता था। ठीक है, वो माइक हसी ने उसको लगा दिए, लेकिन उसके बाद उसने दुनिया को हिलने नहीं दिया। लेकिन हमारा गंदा सिस्टम क्रिकेट बोर्ड का इज्जत ही नहीं दे सके सईद अजमल को भी, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि आपका ट्रू मैच विनर आखिरी अगर कोई था तो वो सईद अजमल था। तो राउफ साहब ने एक दफा दोबारा साबित कर दिया कि मैं चाहे पाकिस्तान से खेलूं या मैं चाहे कोई लीग खेलूं, आखिरी ओवर्स में
मेरे बस की बात नहीं है। और मसला ये है कि राउफ और उसके चाहने वाले दोनों राउफ का भला नहीं चाहते, डिनाइल में है ना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप राउफ से भी पूछेंगे ना, भाई आपको 4 ओवर में 53 पड़ गया क्वालिफायर में, और उसके बाद एलिमिनेटर में 4 ओवर में 52, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी कि नहीं वो ग्राउंड छोटा था, नहीं वो ये था, ते बाकी जेड़े चंगे बॉल करते पे ने उन्हों का की है। खैर, आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई से पाकिस्तान का एक वाहिद जो वार्म अप गेम है वेस्ट इंडीज में वो शुरू हो रहा है। यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान का वार्म अप मैच शुरू हो चुका होगा, कहीं पे लाइव नहीं आ रहा, ऑब्वियसली वार्म अप मैच है और ये 4 डे मैच है। ये जितने भी इसके रिकॉर्ड होंगे, रन्स, विकेटें, वो इंटरनेशनल में काउंट नहीं होंगे। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस गेम है। अच्छी चीज है कि आप दुनिया के एक दूसरे कोने में गए हैं वेस्ट इंडीज में और वहां आपको एक वार्म अप गेम मिली है। दिस इज ए वेरी वेलकमिंग साइन। ये चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इनिशिएटिव है या क्रिकेट वेस्ट इंडीज का इनिशिएटिव है, जिसने भी ये काम किया है कमाल है। शायद पाकिस्तान ने पुश किया हो, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है इसकी, ट्राई करूंगा सीरीज के दौरान या पहले पता करने की, क्योंकि वेस्ट इंडीज तो वहां लगातार खेल रही है ना, वो होम सीरीज खेल रहे हैं तो वो फुली वार्म्ड अप है, उनको कोई वार्म अप गेम नहीं चाहिए। पाकिस्तान ऑल द वे यहाँ गर्मी से उठ के लाहौर से जाती है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से जाती है दोहा, दोहा से लंदन, लंदन से पोर्ट ऑफ स्पेन। उसके बाद आप एक आधा दिन रेस्ट करते हैं, तगड़ी अच्छी रेस्ट करते हैं, जेट लैग उतारते हैं और फिर जाके ऑब्वियसली आपको अगर एक वार्म अप गेम मिल जाए तो मैं कहता हूं आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। मैंने तो अपने फोन में पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडेड का वेदर सेट कर लिया है। आई हैव बीन देयर। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में मैं यहां गया था और यहां एक बड़ा फिट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, देसी रेस्टोरेंट है। मैंने पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स को कन्वे किया है कि आपने अगर खाना खाना हो तो यहाँ आप खाना खाएं, आपको मजा आएगा। वो एक आधी लाइव स्ट्रीम में मैंने जिक्र किया था ना, मैंने पोर्ट ऑफ स्पेन में शोरबे वाला चिकन खाया था जिसको वो सूप कहते थे। क्या चीज थी यार वो, तो वो मैंने हमारे प्लेयर्स को भी रिकमेंड किया। मैंने कहा कभी शाम को डिनर पे जाना हो तो इस रेस्टोरेंट में जाके ये चीज ट्राई करना, आपको मजा आएगा, आपको ऐसे लगेगा आप लाहौर कराची में बैठ के खाना खा रहे हैं। काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। सो ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान। इस 4 डे मैच को आप जितना यूटिलाइज करें उतना आपके लिए बेहतर होगा गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सीरीज। पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज में मौजूद है और कल बड़ी अफसोसनाक एक खबर वेस्ट इंडीज से निकल के बाहर आई। सिर्फ वेस्ट इंडीज के नहीं, दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स सर गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया, वफात पा गए वो। सर गैरी सोबर्स उन क्रिकेटर्स में से एक हैं जो गेम को कुछ दे के गए हैं। इन्होंने गेम से कम लिया है, गेम को दिया ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा युवराज सिंह के 6 बॉलों पे 6 छक्के। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में पहली दफा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, कंपेटिटिव क्रिकेट में 6 बॉलों पे 6 छक्के किसने लगाए थे, तो वो वेस्ट इंडीज के ये मायानाज ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स थे। इन्होंने 1968 में 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे। एंड इंटरेस्टिंगली, जहां मैं ये कह रहा हूं कि 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए, मुझे फौरन से याद आता है कि सर गैरी सोबर्स जब पैदा हुए तो इनकी 12 उंगलियां थी। 6 उंगलियां एक हाथ में थी और 6 उंगलियां एक हाथ में थी। फिर बचपन में इनका ऑपरेशन हुआ, उसको फिक्स किया गया। लेकिन किसने सोचा था कि ये 12 उंगलियों के साथ पैदा होने वाला लड़का एक दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट 1958 में अपनी जब मेडन सेंचुरी करेगा तो वो 365 नॉट आउट की बारी खेलेगा। सर गैरी सोबर्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 1958 में 365 365 नॉट आउट की बारी खेली थी, जो कि कोई 35-36 साल तक सबसे ज्यादा स्कोर रहा है किसी का टेस्ट क्रिकेट में। यंगेस्ट प्लेयर ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले, तो ये कोई छोटे रिकॉर्ड नहीं है। फिर इतने इंटरेस्टिंग क्रिकेटर थे, पेस बॉलिंग भी करते थे
स्पिन बॉलिंग भी करते थे, जिसको कहते हैं ना ट्रू ऑलराउंडर। सर गैरी सोबर्स हो जाएं, जैक कैलिस हो जाएं, द ग्रेट इमरान खान हो जाएं, द ग्रेट कपिल देव हो जाएं, ये वो ऑलराउंडर्स हैं जिनकी वजह से दुनिया में ऑलराउंडर्स का वर्ल्ड आज भी जिंदा है। सो काफी अफसोस की बात है, सर गैरी सोबर्स वफात पा गए। पाकिस्तान टीम 2017 में, तो मुझे याद है सर गैरी सोबर्स की मुलाकात भी हुई थी, मिसबा यूनस अपनी आखिरी सीरीज खेल रहे थे। तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है उन लोगों से जो गेम को बहुत कुछ देके गए हैं। बाकी कल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है भाई, और हमारी अर्जेंटीना की शर्ट बन चुकी है। तो मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूं, मेसी को सपोर्ट कर रहा हूं। कल रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 बजे ये मैच है, तो मैं मैच से 5 मिनट पहले लाइव आ जाऊंगा। साथ बैठ के फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखेंगे। स्पेन वाले अलहदा हो जाएं, अर्जेंटीना वाले अलहदा हो जाएं, और मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है भाई, मुझे फुटबॉल का जीरो नॉलेज है। तो कोई ऐसा एक्सपेक्ट ना करे कि यहां पे आके मैं कोई बहुत टेक्निकल बात करूंगा। नहीं भाई, बहुत बड़ा इवेंट है दुनिया का, वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। मैंने वैसे भी फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखना ही देखना था, सो आई थॉट के व्हाई नॉट के आप लोगों के साथ बैठ के ही वो फाइनल देखूं। सो कल रात को 11:55 पे लाइव में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।